अब हम बढ़ते हैं एरर्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में। मेजरमेंट जो होता है वो किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन होता है। बिना मेजरमेंट के हम कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या फिर टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर सकते हैं। पर किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम कुछ भी मेजर करते हैं तो उसमें एक अनसर्टेनिटी होती है और उस अनसर्टेनिटी को हम एरर कहते हैं। यानी कि सभी कैलकुलेटेड या मेजर्ड जो क्वांटिटीज होती हैं उनमें एरर होता है। हम पहले एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझते हैं। एक्यूरेसी होती है कि जो वैल्यू हमने मेजर की है वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के, जो चीज़ें मेजर करना चाहते हैं उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके कितने पास है। जितने हमारी जो मेजर्ड वैल्यू उसकी ट्रू वैल्यू के पास होगी वो वैल्यू उतनी एक्यूरेट होगी, वो मेजर्ड क्वांटिटी उतनी एक्यूरेट होगी। यानी कि ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए जो मेजर्ड वैल्यू है वो ज़्यादा समीप होनी चाहिए, ज़्यादा पास होनी चाहिए किसके, ट्रू वैल्यू के। और प्रिसीजन हमें मेजर्ड क्वांटिटी की लिमिट के बारे में यानी कि उसका जो रेजुलेशन है उसके बारे में बताता है। और जो एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, इंक्लूडिंग द लिमिट मीन्स रेजुलेशन फैक्टर। जैसे कि आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लो कि आप किसी ब्रिज के नीचे खड़े हो और वहां से आप किसी टाउन की डिस्टेंस बता रहे हो कि यहाँ से टाउन 12 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। और अब आप वहां से 100 किलोमीटर चल करके दूर आ जाते हो और वहां से भी बोलते हो कि यहाँ से भी जो टाउन है 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आप उस ब्रिज के दूसरे साइड में चले जाते हो, वहां से भी उतना ही बोलते हो कि 12 किलोमीटर है। मानो कि उस जो टाउन की एग्जैक्ट लोकेशन उस ब्रिज के नीचे से 12 किलोमीटर है, तो अगर उसके साइड में आए तो 11,900 हो गई, और अगर दूसरी साइड में चले गए तो 12 और 100 मीटर हो गई। लेकिन आप उसको फिर भी 12 किलोमीटर ही बोल रहे हो। तो इसमें क्या है, एक अनसर्टेनिटी है। 12 का जो 1 है यानी जो 10 को शो करता है वो तो सर्टेन है, लेकिन 2 है वो अनसर्टेन है कि वो 2 जो है वो 11.1 भी हो सकता है 12 के बजाय और 12.1 भी हो सकता है। अगर आप वहाँ से 10-20 मीटर इधर उधर होते हो तो वो आपके रेजुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप उसको 100 मीटर में कैलकुलेट करोगे या 1, 2, 3, 4, 5 मीटर में कैलकुलेट करोगे। वो जो फैक्टर डिपेंड करता है वो रेजुलेशन पे डिपेंड करता है। रेजुलेशन को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हमने किसी डिस्टेंस बताई कि यहाँ से और 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर कोई शॉप है, ये हमने बताया 2 किलोमीटर के अंदर, हमने मेजर किस में 1 किलोमीटर में। अब उसको एग्जैक्ट मीटर में बताते हैं कि यहाँ से 1 किलोमीटर और 980 मीटर पे शॉप है। तो अब हमने बताया उसको किस में, मीटर में, यानी कि 20 मीटर कम हो गया। अब हम उसको सेंटीमीटर में बताते हैं तो हम बोलेंगे यहाँ से 1 किलोमीटर और 980 मीटर और 25 सेंटीमीटर के ऊपर वो शॉप है। अब हमने और ज़्यादा एक्यूरेसी ले आए उसके अंदर। तो ये जो पहले उसको किलोमीटर में किया उसका रेजुलेशन कम था, फिर हमने उसको मीटर में बताया तो ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, तो रेजुलेशन उसका ज़्यादा कर दिया हमने, उसको और जूम कर दिया। जितना जूम करेंगे वो उतनी एक्यूरेट होता जाएगा। अब हमने क्या किया, उसको और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और एक्यूरेट हो गया वो। तो एग्जैक्ट 2 किलोमीटर नहीं है, एग्जैक्ट 1 किलोमीटर 980 मीटर भी नहीं होगा। अब उसमें 25 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा हो गया। अब उसको अगर मिलीमीटर में बताएंगे तो और ज़्यादा उसका रेजुलेशन अच्छा हो जाएगा हमारे पास। तो ये जो फैक्टर होता है ये होता है रेजुलेशन फैक्टर। और एक्यूरेसी का मतलब होता है कि वो उसके ट्रू वैल्यू के कितने पास में है। अब हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो कि किसी की ट्रू वैल्यू 4.375 है और हम उसको 1 सेंटीमीटर रेजुलेशन से कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास उसका मेजर्ड वैल्यू आती है 4.2। और दूसरी बार जब हम उसको मेजर करते हैं उससे भी 1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेजुलेशन वाले इंस्ट्रूमेंट से, तब उसकी जो मेजर्ड वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 4.08। तो इसमें फर्स्ट वाले केस के अंदर उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा पास है ट्रू वैल्यू के। जो फर्स्ट में हमने जो मेजर की थी वैल्यू 4.2 वो ज़्यादा पास है 4.375 के, यानी कि जो ट्रू वैल्यू थी उसकी ज़्यादा पास है तो उसकी वो ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन उसका प्रिसीजन कम है क्योंकि 0.1 वाले से कैलकुलेट किया था। अब सेकंड वाले में उसका प्रिसीजन तो ज़्यादा है लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम है क्योंकि 4.08 ये 4.2 के कंपैरिजन में ज़्यादा दूर हो गया, किससे, 4.375 से। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो कम है, लेकिन पॉइंट के बाद में हम उसको 0.8 तक कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका प्रिसीजन ज़्यादा है लेकिन कम क्या है, एक्यूरेसी। तो ये फैक्टर होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। तो सभी मेजर्ड वैल्यू में एरर्स होते हैं और मेजर्ड वैल्यू एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। जनरली हम एरर्स को 2-3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिस्टमेटिक एरर्स को पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक जो एरर्स होते हैं वो एक फिक्स डायरेक्शन में होते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। और सिस्टमेटिक एरर्स में हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन है इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, एंड थर्ड वन इज पर्सनल एरर।
अब हम फर्स्ट वन देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसमें जो मेजर्ड वैल्यू है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल की गड़बड़ी होती है उसके अंदर। जैसे आपने 10th क्लास में कंस्ट्रक्शन किया होगा, आपने अपने पास में बैठे हुए फ्रेंड का स्केल ले लिया होगा और आपने जैसे कि लाइन ड्रॉ की 7 सेंटीमीटर, फिर आपने स्केल को दूर रख दिया और आपको उस पर एक एंगल बनाना था। तो आपने जैसे कि मान लो 75 डिग्री का एंगल बनाना है या 80 डिग्री का एंगल बनाना है, जो भी है, आपने अपना डी लिया, उस पर एंगल बनाया आपने। तो अब आपने जैसे कि उस एंगल को एक बार मेजर कर लिया कि हाँ यहाँ पे, और अपने डी को साइड में रख दिया, एंगल कैलकुलेट कर लिया, एंगल बना लिया। अब आपने क्या किया कि आपका फ्रेंड जो है वो अपने स्केल को काम में ले रहा है, तो आपने अपना स्केल साइड में से उठाया और अपने स्केल से मेजर किया। अब आप देखते हो कि आपकी जो 7 सेंटीमीटर जो लाइन थी वो 6.9 है, या हो सकता है 7.1 हो। अब आप उसको थोड़ा इंक्रीज करते हो, अब आप अपना डी काम में लेते हो। अब आप देखते हो आपका जो एंगल 80 डिग्री का था वो या तो 79 का है या 81 या 82 का है। तो अभी गड़बड़ी कैसे हुई? अब आपने उसको वापस से इरेज किया और फिर से सही से बनाया, और अब आपने जैसे अपना डी साइड में रखा, फ्रेंड ने फिर आपका डी ले लिया और आपने उसका डी यूज किया, अब आपका फिर से गड़बड़ हो गया। तो एक्चुअली वो गड़बड़ी आप में नहीं है, वो गड़बड़ी उन इंस्ट्रूमेंट्स में थी, जिसकी वजह से आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो गलत हो रही है। तो वो जो एरर है वो इंस्ट्रूमेंट्स में है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट्स, मान लो आपका जो फ्रेंड है उसका समर के अंदर मैन्युफैक्चर किया गया होगा, आपका विंटर में मैन्युफैक्चर किया गया होगा। जिस समय आपका मैन्युफैक्चर किया गया है उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और रहा होगा, उसके टाइम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और रहा होगा, तो उसमें कुछ स्लाइटली गड़बड़ हो गई। तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, जिसकी वजह से आपकी मेजर्ड वैल्यू सही नहीं आ रही है। तो ये होता था इंस्ट्रूमेंटल एरर। और जो दूसरा था वो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। तो उसमें जब इम्परफेक्शन, आदमी परफेक्ट ही नहीं है तो उसमें गड़बड़ी कर देता है, और वो छोटी मोटी जो गड़बड़ियाँ होती हैं, मेजरमेंट सही से नहीं ले पाता, या उसको इतना मतलब उसका नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो उसमें जो मेजर्ड वैल्यू में जो गड़बड़ी कर देते हैं उसकी वजह से उसकी जो वैल्यू ट्रू वैल्यू से थोड़ा दूर हो जाती है, उसमें एरर आ जाते हैं। और जो पर्सनल एरर था एक, वो भी होता है कि हम जो पर्सनल एरर भी कर देते हैं कई बार, जिसकी वजह से उसके अंदर गड़बड़ी हो जाती है, हमारे जो मेजर्ड वैल्यूज में एरर आ जाते हैं। तो ये होते हैं सिस्टमेटिक एरर, ये एक डायरेक्शन में होते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। हम बात करते हैं रैंडम एरर्स के बारे में। रैंडम एरर्स इरेगुलरली होते हैं, वो कोई एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं जाते, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। वो मतलब एक डिपेंड करता है कि उस टाइम पे वोल्टेज सप्लाई कैसी आ रही है, उस पर भी डिपेंड हो जाता है। कम ज़्यादा हो रही है तो हमारी जो मेजर्ड वैल्यू वो भी कम ज़्यादा हो जाती है। इसी तरीके से उस समय टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। तो वो इरेगुलर एरर होते हैं, रैंडमली एरर हो जाते हैं। जरूरी नहीं होता कि एक आदमी एक रीडिंग ले रहा है, अगली बार उतनी ही रीडिंग है, वो कम ज़्यादा आ सकती है। तो ये सब क्या होते हैं, रैंडम एरर होते हैं। और जो थर्ड वन जो है वो है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर का मतलब होता है कि आपका रेजुलेशन कितना है, आप कितने रेजुलेशन से उस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आप सेंटीमीटर से कैलकुलेट कर रहे हो तो हो सकता है उसके अंदर मिलीमीटर वाली जो कॉलम है, जैसे हमने ले लिया 5.3 सेंटीमीटर, तो हो सकता है 5.29 सेंटीमीटर हो, या हो सकता है ये 5.31 सेंटीमीटर हो। तो उसका रेजुलेशन हमें और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वो एक लिस्ट काउंट, आप जितना ज़्यादा लिस्ट काउंट लोगे तो उतनी ज़्यादा सही आपकी मेजर्ड वैल्यू आएगी। ये तो था एरर्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि हम इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले उसकी रीडिंग्स लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट टाइम में रीडिंग ली तो हमारे पास A1 रीडिंग आ गई, दोबारा हमने उसी चीज़ को मेजर किया तो उस बार उसकी मेजर्ड वैल्यू A2 आ गई, थर्ड टाइम मेजर किया तो उसकी मेजर्ड वैल्यू A3 आ गई, अच्छा हमने उसको n टाइम्स मेजर किया तो उसकी वैल्यू AN आ गई। तो हर बार मान लो उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है, हो सकता है सेम भी आ जाए, जिसकी A1 है वो A5 के इक्वल आ जाए, या A2 है वो A6 के इक्वल आ जाए, कोई भी किसी के, या रेगुलरली दो रीडिंग भी सेम आ जाए। तो लेकिन हमने बहुत बार उसकी रीडिंग ली, बहुत बार हमने उसको मेजर किया और हमने उसको n टाइम्स मेजर किया, और उसकी ये हमारे पास सपोज करो उसकी रीडिंग्स आ गई कुछ इस तरीके से, उसकी मेजर्ड वैल्यू आ गई A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके AN तक आ गई। अब हम इस सबका एक मीन वैल्यू लेते हैं, वो जो मीन वैल्यू होती है हम उसको ट्रू वैल्यू बोलेंगे। तो हमने क्या किया, इन सबका एक एवरेज कैलकुलेट कर लिया, और आपने 10th में पढ़ाई होगा कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम इन सबको सम कर देते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 ऐसे करते हुए प्लस AN तक, और डिवाइड कर देते हैं अपॉन n से। तो अब जो हमारे पास जो इसका जो सॉल्यूशन जो आएगा, यानी जो मेजर्ड अर्थमेटिक जो इसका मीन जो आएगा हमारे पास, वो इन सभी मेजर्ड वैल्यू का अर्थमेटिक मीन होगा, वो मोर अप्रोक्सीमेट होगा ट्रू वैल्यू के एग्जैक्ट। हम उसको ये मान लो कि ट्रू वैल्यू मानते हैं उस टाइम पे, तो वो तो ट्रू वैल्यू जो उस समय हमारे पास आएगी, यानी कि उसका जो मीन वैल्यू जो आएगी, तो जो मीन वैल्यू हमारे पास इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
अब मान लो कि ये हमारे पास एक मीन वैल्यू आ गई, और मीन वैल्यू जैसे सपोज करो हमने एक बार रीडिंग ली तो हमारे पास आया 9.4, नेक्स्ट टाइम रीडिंग ली 9.6, फिर रीडिंग ली 9.3, फिर से रीडिंग ली 9.7, फिर से रीडिंग ली 9.5। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी रीडिंग आई, सबका हमने अर्थमेटिक मीन लिया, तो हमारे पास इन जो मेजर्ड वैल्यू का जो मीन वैल्यू आई वही 9.5। अब हम फर्स्ट वाली मेजर्ड वैल्यू के अंदर एरर कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट वाली मेजर्ड वैल्यू जो हमारे पास है वो है 9.4, और हमारा जो मीन वैल्यू है वो है 9.5। तो जो फर्स्ट वाली मेजर्ड वैल्यू कितना एरर आया, तो अर्थमेटिक जो मीन था, हमारा जो मीन वैल्यू थी उसमें से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा 0.1 ये उसमें क्या है, एरर है फर्स्ट वाले में। अब सेकंड वाली में एरर कैलकुलेट करते हैं, तो वो कितनी है, 9.6 है, तो उसमें आता है हमारे पास जो एरर आता है वो आता है -0.1। ऐसे ही हम थर्ड वाले में कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.2, फोर्थ वाले में कैलकुलेट करेंगे -0.2, फिफ्थ वाले में कैलकुलेट करेंगे तो एरर नहीं आएगा। तो ये जो एरर्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो मीन वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जितनी बार हमने मेजरमेंट किया और उसमें कितनी गड़बड़ हुई, वो जो एरर था, वो जो गड़बड़ी थी, हम उसको बोलते हैं हर बार हमारा एब्सोल्यूट एरर इतना रहा है। फर्स्ट वाली मेजर्ड वैल्यू में हमारा एब्सोल्यूट एरर 0.1 है, सेकंड वाली में एब्सोल्यूट एरर -0.1 है, थर्ड वाली में एब्सोल्यूट एरर +0.2 है, फोर्थ वाली में एब्सोल्यूट एरर -0.2 है। तो ये जो है ये है एब्सोल्यूट एरर्स। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं, जो मीन वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं मेजर्ड वैल्यू को, तो जो हमारे पास जो आंसर आता है वो उसका एक एब्सोल्यूट एरर आता है। अब इन एब्सोल्यूट एरर्स में आप कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास ये बताओ कि कुल मिला के कितना एरर आ रहा है, हर बार कितना एरर आया, यानी कि हम उसका क्या करेंगे, मीन लेंगे, एक अर्थमेटिक मीन। तो सिंपली है, इन सभी एरर्स को हम सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे जितने टाइम्स हमने मेजर किया था उनसे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम सभी को पॉजिटिव लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू का हमारे पास 0.1 आया और सेकंड वाले का -0 आया, तो इन दोनों को, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लो, तो ऐसे लेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो क्या हमारे पास कोई एरर ही नहीं हुआ कभी। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को मॉड्यूलस फॉर्म में लेंगे और सभी को फिर हम सम करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास हो गया 0.1 + 0.1 + 0.2 + 0.2 यानी कि 0.6, और लास्ट वाला 0 था ही 0.6, और 0.6 में हम डिवाइड करेंगे, हमने कितनी रीडिंग लिया 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कैलकुलेट किया हमने, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर सिंपल बात, जैसे इसके नाम में अर्थमेटिक मीन है, किसका, एब्सोल्यूट एरर्स का। तो ये तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर पर। अब हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में हम बात करेंगे कि हमारे पास एरर कितना है, एवरेज एरर कितना है, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, इतना, और ट्रू वैल्यू कितनी है, यानी कि मीन वैल्यू कितनी है, इतनी। तो जो हमारे पास एब्सोल्यूट मीन एरर था उसको हम डिवाइड कर देंगे इन वैल्यू से, तो हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाएगा। और इसी तरीके से परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, जिससे कि हम परसेंटेज एरर निकाल सकें कि 100 में से हमारा कितना % एरर हुआ है। तो ये थे एरर कैलकुलेशन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।